अभी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर्स थे, प्रीवियस हमारे लेक्चर्स थे, उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया था, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें हमने कुछ चीजें थी जिनको हमने कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो वीक 1 की अगर हम बात करते हैं, इनिशियल लेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमने बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी जो है वो खत्म कर लिए हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी हमारा डन है। उसके बाद हमने क्लाइमेट के ऊपर इलेबोरेट डिस्कशन कर लिया है। कैन एश्योर यू कि अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेट के बाद हमने एक और चीज अगली देखी थी, दैट वाज ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी, ठीक है, वो हमने देख चुके हैं। तो हमारे पास तीन बहुत मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पास खत्म हो चुके हैं। दैट इज बेसिक्स। बेसिक्स में हमारे पास एक क्लास वाई एक्टिविटी बची है, और वो क्लास वाई एक्टिविटी है मैप वर्क, ठीक है। तो एज सुन एज मतलब आपको टाइम लगता है, हम क्लास वर्क एक्टिविटी उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो वो मैप वर्क हमारे पास पेंडिंग है, तो मैप वर्क को भी हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला एक चीज बची है, उसको हम कहते हैं एज अ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम कवर करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। तो अभी तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। वी हैव कवर्ड बेसिक्स, वी हैव कवर्ड क्लाइमेट, वी हैव कवर्ड ओशनोग्राफी। नाउ वी आर इनटू जियोमॉर्फोलॉजी, एंड आफ्टर दैट वी विल बी इनटू इंडियन ज्योग्राफी। तो अब ज्योग्राफी का सिलेबस अगर आप कह रहे हो तो तकरीबन तकरीबन 60% हमारा कवर हो गया, और 20% हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस बचा। जियोमॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ तो जियोमॉर्फोलॉजी में होता क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमारे रिलेटेड टू अर्थ होंगी, अर्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होगी, फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। जैसे वॉल्केनोज हो गया, कैनो हो गया, VOLCANO, वॉल्केनो हो गया। जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। और लास्ट में जिससे क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में सबसे ज्यादा आते हैं, या यूपीएससी में सबसे ज्यादा आते हैं, वो है इरोजनल, इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस रहता है कंप्लीट जो हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिकली अर्थ के अंडर का, ठीक है। अब अर्थ के अंडर की अगर मैं बात करता हूं तो अर्थ के अंडर हमारे पास, अगर मैं इसको एक एक ऐसे करके एक पिज्जा स्लाइस की तरह मैं बात करूं, तो अर्थ के जो इंटीरियर है, वो इंटीरियर आपको, और ऊपर चला जाऊं मैं, ठीक है। तो अर्थ का इंटीरियर जो है आपको वो एक पिज्जा स्लाइस की तरह दिखता है। पिज्जा स्लाइस मतलब ऐसे करके कुछ दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ऐसे करके कवरिंग आएगी, एक कवरिंग, दूसरी कवरिंग और तीसरी कवरिंग। ये जो पहला इस सबसे बाहर वाली कवरिंग है, इसको, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम कहते हैं एज अ क्रस्ट, ठीक है। ये सबसे बाहर वाला पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं एज अ क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक है। ये जो आपके पास बीच वाला पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं एज अ मेंटली, या मेंटल, मेंटली। और ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं एज अ कोर। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, क्रस्ट, मेंटली और कोर, या मेंटल या मेंटली कोर, ठीक है। इनके बीच में हमारे पास एक ट्रांजिशनल लेयर आती है दोनों के बीच में, ठीक है। ये जो ट्रांजिशनल लेयर आती है, इस वाली लेयर को हम कहते हैं एज, याद रखिएगा, MG, ठीक है। तो ये जो M है, इसको हम कहते हैं एज अ मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है।
mg, जी से ये वाला यानी मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है उसको हम कहते हैं एज अ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमारे पास दो डिसकंटिन्यूटीज आ गई। एक डिसकंटिन्यूटी आ गई हमारे पास बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो बीच की डिसकंटिन्यूटी है इसको हम कहते हैं एज मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो क्रस्ट है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। ठीक है, अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट। ये जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो है, बीच में डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम कहते हैं एज अ कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सिमिलरली ये जो मेंटल है ये इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिसकंटिन्यूटीज, अपर मेंटल लोअर मेंटल। इन दोनों के बीच में जो आउटर इसके बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है इसको हम कहते हैं एज अ रैपेटी। रैपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और लास्ट में कोर है। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आती है इसको हम कहते हैं एज अ लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। मैन डिसकंटिन्यूटी। ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटीज टोटल मिला के पांच डिसकंटिन्यूटीज हमारे पास बनती है। ठीक है, सबसे अब वही चीज अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारे पास सबसे ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी बनी, इस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं जब कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के बाद हमारे पास कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी ये आ गई हमारे पास। ठीक है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, ये यहां वाली। ठीक है, फिर हमारे पास मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये है मोरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर हमारे पास रैपिड डिसकंटिन्यूटी आ गई, फिर हमारे पास गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आ गई, और लास्ट में हमारे पास लेहमन डिसकंटिन्यूटी आ गई। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है आपका, ठीक है, सॉरी सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम कहते हैं एज अ यानी क्रस्ट। ठीक है, और ये जो क्रस्ट है इट इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड इट्स डेंसिटी इज मतलब इट्स क्रस्ट इज 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी डेंसिटी रहती है। दिस डिफरेंस इन डेंसिटी इज बिलीव ड्यू टू प्रेशर एंड सुपर इनकम्बेंट लोड, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रहते हैं, यानी सबसे ऊपर वाले को वी कॉल इट एज सियाल। इसको हम क्या कहेंगे, सियाल। ठीक है, और सबसे नीचे अंदर वाली को जो है हम कहते हैं एज ए सीमा, सॉरी नीफे। नीफे। और ये जो बीच वाली है इसको हम कहते हैं एज अ सीमा। तो हमारे पास सियाल, सीमा, नीफे, तीन टाइप के हमारे पास अर्थ क्रस्ट बन रही हैं, और उसके ऊपर हमारे पास डिसकंटिन्यूटीज बन रही हैं, एंड दीज डिसकंटिन्यूटीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद कोर कोर ये हमारे बोल बच्चन बातें हैं एट द लोअर एंड, इसको आप क्वेश्चन पिटारा से एक बार देख लीजिएगा। अब ये इसके कारण हमारी क्या होगी, हमारी धरती बन गई। इसमें हमारे पास एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि अपर मेंटल ये वाला पार्ट और लोअर क्रस्ट, इसको मिला के हमारे पास एक चीज बनती है, उस चीज को हम कहते हैं एज अ एस्थेनोस्फेयर। यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अगर कहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया, बट उसको हम कहते हैं एज अ एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, तो इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर यहां पर जो हमारे पास अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को मिला के यहाँ पे जो हमारे पास एस्थेनोस्फेयर बना, इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ये एक क्रस्ट फ्लोट करता रहता है। ठीक है, दिस इज अ सेमी मॉल्टन लेयर। ठीक है, और इसके ऊपर क्रस्ट एक दूसरे के साथ टक्कर खाते रहते हैं, और वो जो क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर टक्कर खाते हैं उनको हम लेटर लेटर स्टेजेस में दिखेंगे, उनको हम कहते हैं एज अ प्लेट्स। ठीक है, आगे चलता हूं। ड्रिफ्टिंग थ्योरीज की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन टाइप की ड्रिफ्टिंग थ्योरीज आती हैं इन जियोमॉर्फोलॉजी। पहली ड्रिफ्टिंग थ्योरी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सेकेंड ड्रिफ्टिंग थ्योरी आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और तीसरी थ्योरी आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया था बाय एल्फ्रेड वेगनर ने। इसको प्रोपाउंड किया था बाय एल्फ्रेड वेगनर।
ये इसका बेस था जिग्सॉ फिट। अभी जिग्सॉ फिट क्या होता है क्लास? जिग्सॉ फिट होता है जैसे बचपन में हमारे पास एक कुछ वो हुआ करते थे, क्या बोलते हैं, कुछ खिलौने हुआ करते थे, उनमें जैसे शक्ल बनानी होती थी या कुछ ऐसा कुछ करना होता था, तो उसको जैसे हम फिट करते हैं थे, और जैसे कि आंखें कहाँ पर, तो वो जाके जिग्सॉ फिट बनती थी, सो वी कॉल इट एज जिग्सॉ फिट। इसके अकॉर्डिंग एक जहां कहीं पे पूरा का पूरा लैंड मास था, जैसे ये पूरा का पूरा लैंड मास है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लैंड लैंड मास है, इसको हम कहते थे एज अ पेंजिया, ठीक है। और जितना भी पानी हुआ करता था उसको हम कहते थे एज अ पेंथालासा। तो हमारे पास एक चीज आ गई पेंजिया, एक चीज हमारे पास आ गई एज अ पेंथालासा, ठीक है। अफ्रीका, यानी ये वाला पार्ट अफ्रीका, ठीक है। दूसरी चीज अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद साउथ अमेरिका। अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास अफ्रीका आ गया, ठीक है। अफ्रीका के बाद साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हमारे पास आ गया साउथ अमेरिका। एक सेकेंड दोस्तों। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हमारे पास आ गया साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये दोनों के मिलके हमारे पास बनता था गोंडवाना। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते थे एज अ, ये जो मतलब अगर मैं आपको पहले समझाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक, ये अगर हमारे पास पूरी की पूरी धरती के लैंडफॉर्म्स है, तो ये जितना भी जमीनी पार्ट है इसको हम कहते थे एज अ पेंजिया, पेंजिया, ठीक है। और ये जितना भी समुद्र वाला पार्ट है इसको हम कहते थे एज अ पेंथालासा, ठीक है। ये जो पेंजिया है इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं लॉरेशिया, ड्रेशिया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते थे एज अ गोंडवाना, गोंडवाना, ठीक है। ये जो बीच में सी हुआ करती थी इसी को कहते थे हम एज अ टेथिस, टेथिस सी, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया था, तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यहां से ड्रैग करता हुआ ऊपर आया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज, और ऊपर जाके यहाँ पे टकराया था और फाइनली जाके इंडिया यहाँ पे जुड़ गया था। तो ये हमारे पास थ्योरी चल रही है, इसी थ्योरी को हम कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमारे पास यहां पर ये सारे के सारे चीजें आ गई, ठीक है। ये जो है हमारे पास पेंथालासा आ गया, एक पेंजिया आ गया, पेंजिया के बाद हमारे पास ये पेंजिया है, पेंजिया के बाद ये है पेंथालासा। अफ्रीका, साउथ अमेरिका वाज नोन एज गोंडवाना, यानी ये नीचे वाला पार्ट जितना भी है उसको हम क्या कहते थे, गोंडवाना। नॉर्थ अमेरिका जैसे मैंने अभी डायग्राम में समझाया, इट वाज कॉल्ड एज लॉरेशिया, ठीक है। और इस लॉरेशिया को सेपरेट किया जाता था बाय अ सी नोन एज टेथिस सी, whose remnant is the Mediterranean Sea। मेडिटेरेनियन सी को हम देखेंगे इन द मैप क्लास, तो वो मैप क्लासेस में हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी क्या है। जिग्स ऑफ इट यही कि अफ्रीका, अफ्रीका के साथ साउथ अमेरिका यहाँ पे एकदम क्लच हो रहा है, बिल्कुल। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो ये सारे के सारे ऐसे हो रहे हैं। तो यहां पर ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एज अ लॉरेशिया, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एज अ गोंडवाना, बीच में हमारे पास इसको हम कहते हैं एज अ टेथिसी। ये हमारे पास धीरे धीरे जैसे जैसे धरती आगे चलती गई या फिर टाइमलाइन बढ़ती गई, वैसे वैसे ये चीजें आगे चलती गई, ठीक है। और ये अलग अलग होती गई, यहां से अगर हम देखें तो इंडिया ये है, ये हमारे पास इंडिया है, ये इंडिया आगे शिफ्ट होता जाएगा टूवर्ड्स नॉर्थ। इस थ्योरी की ये थ्योरी दी गई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी के सपोर्ट में क्या चीजें हैं, इस थ्योरी के सपोर्ट में हमारे पास ये चीज है पहली, कि जितने भी पत्थर आपको यहां पर मिले
वही पत्थर आपको यहां पर मिले और वही पत्थर यहां पर मिले, एट द सेम टाइम वही पत्थर आपको यहां पर मिले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये रॉक सिर्फ एजिस पे हो? ये रॉक एजिस पे हो, इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है किसी टाइम पे ये सारे के सारे एक साथ इकट्ठे रहे हों। दूसरी इसकी थ्योरी के सपोर्ट में क्या आता है, इस थ्योरी के सपोर्ट में ये आता है कि जितने भी जानवर रहे होंगे पुराने जमाने में, वो उनके अवशेष, ठीक है, उनके जितने भी आपके बाकी के बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सारे इसी लाइन में, जैसे ये, या जिस इस लाइन में ये ऐसे क्यों मिल रहे हैं हमें? ये ऐसे इसलिए मिल रहे हैं कि हो सकता है कि सारे कॉन्टिनेंट्स डायनासोर्स के टाइम पे इकट्ठे रहे हों और ये हो। अब इस थ्योरी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है? वैगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस ड्रिफ्ट थ्योरी बिगेन इन ओनली मीसोजोइक इरा। उससे पहले क्यों नहीं, अचानक से क्यों धरती खिसकना शुरू होगी, उससे पहले क्यों नहीं थी? द थ्योरी डजंट टेक इनटू ओशंस। अब यार इन तीन थ्योरीज के ऊपर मैं अगर आपसे मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या आ जाती है? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात यह आ जाती है कि जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया। जैसे जैसे हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ बढ़े, तो हमने समुद्रों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो वहां पे हमें लगा कि धरती से ज्यादा तो समुद्र में भी बहुत ज्यादा हलचल है। तो वो समुद्र की जो हलचल हमने नोट की, उसके लिए जो हमने थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को हमने कह दिया था सी फोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फोर स्प्रेडिंग थ्योरी, दोनों थ्योरीज को हमने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जो हमारे पास थ्योरी बनी, उस थ्योरी को हमने कह दिया एज अ दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सी फोर स्प्रेडिंग थ्योरी का भी कुछ पार्ट लेती है, एज वेल एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का भी कुछ पार्ट लेती है। अब इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं की थी, इसने ओशंस को कंसिडर में नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद प्रूफ्स हेविली डिपेंड ऑन अजम्पशंस, और बहुत जनरल थे नेचर में। फोर्सेस लाइक बायंसी, टाइडल करंट एंड ग्रेविटी आर टू वीक टू बी एबल टू मूव टू कॉन्टिनेंट्स। और इसी का कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कि इसमें लिए गए थे, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में लिए गए थे, ठीक है। दूसरी जो थ्योरी हमारे पास आ जाती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहता है, वो रहता है आर्थर होम्स का। दी थी वैस ने, लेकिन आर्थर होम्स के लॉजिक के ऊपर था। आर्थर होम्स ने ये कहा कि यहां पर अगर आप स्टोव रखते हो, स्टोव के ऊपर जैसे ही आप थोड़ी सी अगर आप मतलब आंच गर्म करना शुरू कर देते हो, तो क्या होगा, यहां से पूरा का पूरा गर्म होगा। गर्म होने के बाद और इसके ऊपर थोड़े से आप वुडन ब्लॉक्स रख देते हो, वुडन ब्लॉक 1, वुडन ब्लॉक 2, ठीक है। तो यहां से पानी गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये इस तरफ मूव करेगा, ये पानी इस तरफ मूव करेगा। कॉन्सिक्वेंटली ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं, ये वुडन ब्लॉक्स भी इस तरफ मूव कर जाएंगे और इस तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों वुडन ब्लॉक्स मूव कर जाएंगे। ऐसा ही हमारी धरती में होता है। कोर हमारा बिल्कुल गर्म है, गर्म होने की वजह से ये कोर जो है ऊपर की तरफ उठेगा ऐसे, और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो यहां से इसके ऊपर जितनी भी प्लेट्स रखी गई है, ये प्लेट्स भी इस तरफ और ये वाली प्लेट्स इस तरफ मूव करेंगी, और इन दोनों के प्लेट्स में जो बनेगा, उसको हम कहते हैं एज अ रिज। इसको हम क्या कहेंगे? एज अ रिज, ठीक है। रिड्ज। इसको हम कहेंगे एज अ रिज, ठीक है। रिड्ज। और जहां पर भी ये प्लेट्स, ये वाली प्लेट्स नीचे गई और दूसरी प्लेट इसके ऊपर रही, यहां पर ये जो बना, इसको हम कहते हैं एज अ ट्रेंच, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आएगा? एक हमारे पास बन के आएगा ये रिज, जहां पे दोनों प्लेट्स डाइवर्ज होंगी, और ये हमारे पास बन के आएगा एज अ, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंच, जहां पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या होता है? ओशनिक at trench, ocean floor is destroyed and melted in mentally. Oceanic crust is heavier than the continental crust. Ocean floor act like a conveyor belt and revealed the mystery of mid-oceanic ridges. उसकी हमने बात की थी कि यहां पर ये जो बने हैं, यानी दो प्लेट्स आपस में, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है, बीच में जो हमारा बना, ये जो है मिड ओशनिक रिज है। और ये जो प्लेट है ये नीचे चलेगी, और इस प्लेट के बीच में ये जो बना, इसको हम कहते हैं ट्रेंच। तो जहां कहीं पर भी प्लेट डाइवर्ज होगी, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी,
वहां पर रिज बनेगा। और जहां पर भी कन्वर्ज हो रही है, ये इसके साथ टकरा रही है, तो जहां कहीं पे भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, वहां पर ट्रेंच बनेगा। ठीक है, वही चीज आगे तक समझाई गई है। एक्यूमुलेशन ऑफ लावा रिज, ठीक है, क्यों? यहां से लावा इकट्ठा हो रहा है सारा, तो ये बन गया हमारा रिज। ठीक है, न्यू ओशनिक क्रस्ट बनेगा, अमाउंट ऑफ क्रस्ट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रस्ट क्रिएटेड। इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप की हमारी बाउंड्रीज बनती है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, तो कंस्ट्रक्ट तभी हो सकता है कि अगर दो प्लेट्स डाइवर्ज कर रही हों। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन तभी होगा अगर कोई दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज, एक प्लेट और दूसरी प्लेट टकरा रही है, तब जाके डिस्ट्रक्शन होगी। तो याद रखना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन इज अ कन्वर्जिंग बाउंड्री, और आपस में अगर सिर्फ रगड़ खाएंगी, दैट इज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। इन दोनों की इन्होंने बातें उठाई और इन्होंने बना दी एज अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में इनकी तीन टाइप की प्लेट्स इन्होंने डिफाइन कर दी। एंटायरली ओशनिक, एंटायरली कॉन्टिनेंटल, एंड बोथ ओशनिक एंड दिस। इसके अकॉर्डिंग 6 मेजर और 20 माइनर प्लेट्स आ गई। अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ये आ गया आपके पास, देखो, ये वाली प्लेट पैसिफिक प्लेट आ गई। ठीक है, इस पैसिफिक प्लेट के पास, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास पैसिफिक प्लेट आ गई। इसके पास कोकोस प्लेट आ गई हमारे पास, ये जुआन डी फूका प्लेट आ गई, नाजका प्लेट आ गई, साउथ अमेरिकन प्लेट आ गई जिसके ऊपर पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीकन प्लेट आ गई, ये अरेबियन प्लेट आ गई, यूरेशियन प्लेट आ गई। ऐसे करके अलग 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 प्लेट्स ये आना शुरू होगी। अब ये जो प्लेट्स हैं, ये सारी की सारी प्लेट्स इधर ये आपस में टकरा रही हैं या अलग हो रही है। अगर ये प्लेट्स आपस में टकरा रही है, ठीक है, देन देर विल बी अ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? इधर इट कुड बी वॉल्केनोज और इट कुड बी अर्थक्वेक। तो जहां कहीं पर भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, वहां पर हमेशा अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज होंगे। तो यहां पर ये हमारे पास मेजर प्लेट्स आ गई, माइनर प्लेट्स ये आ गई, कैरिबियन, ये कोको, जोंडी, फुका। ठीक है, और इसी के अंदर फिर हमारे पास ये बाकी की प्लेट्स आ गई, ये पूरी पूरी लिस्ट है। अब इनकी इंटरेक्शन कैसे होगी? या फिर वो होगी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से प्लेट दूर जा रही है, उसकी वजह से क्या बनेगा? रिफ्ट वैली, नेसेंट सी, या फिर ओशन। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वुड बी ओशन ओशन, ओशन क्रस्ट, और ये क्रस्ट क्रस्ट। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास सैन एंड्रियास, अगर आपने गेम खेली है तो सैन एंड्रियास जो है वो इट इज अ ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, सबसे पहले रिफ्ट वैली बनेगी, फिर नेसेंट सी बनेगी, और लास्ट में ओशन बनेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास अफ्रीका में आज नहीं तो कल ये हमारे पास ऐसा होना है। ये डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं, तो ये रेड सी कहीं ना कहीं फैलना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसा कुछ हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट प्लेट क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, इसी के ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है, ठीक है, वो आ जाता है रॉक्स का। ठीक है, सो विल इस रॉक्स को हम आगे देखते हैं।